Morning, sir. Morning. Last class में कोई doubt? Anyone? Yes, sir. Last class में से किसी को कोई doubt? No, sir. Clear है. तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Unlimited liability in case of fraud. So in case of fraud in the event of an act carried out by LLP or its partners, चाहे वो LLP करे या उसके करे partners, with intent to defraud creditors. Defraud का मतलब होता है creditor के साथ defraud उनको fraud करना. ठीक है, LLP के या any other person for any fraudulent purpose. The liability of the LLP and partners who acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent person shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of the LLP. ठीक है, इसका मतलब ये है कि चाहे LLP करे या LLP को कोई पार्टनर्स करे, ठीक है, अगर उनकी इंटेंशन ही थी कि उनको क्रेडिटर्स के साथ में या फिर कोई और पर्सन है उसके साथ में फ्रॉड करना था, उस केसेस के अंदर LLP या LLP के पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द केस, चाहे वो LLP के केसेस के अंदर वैसे लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, मतलब जितना कि आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है या फिर जितना आपका की रेशियो है LLP के अंदर, बट फ्रॉड के केस में आपकी जो लायबिलिटी होगी वो होगी अनलिमिटेड. However, in such case, any such act is carried out by partner, the LLP is liable to the same extent as the partner, unless it is established by the LLP that such was without the knowledge or the authority of the LLP. ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर करता है तो LLP उतना ही लायबल होगी, unless and it is evident कि अगर वो LLP अगर प्रूव करते कि नहीं उसको एक चीज नहीं पता थी तब तो LLP नहीं होगी उसके लिए लायबल, बट अगर उसको पता थी तो LLP एंड LLP की लायबिलिटी आपकी जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी. Second case is where any business is carried on with such intent or for such purpose as mentioned in subsection 1, as in मतलब आप फ्रॉड के पर्पस से आपने कोई भी बिजनेस किया हुआ है, every person जो कि knowingly था वो पार्टी उसके अंदर for carrying on the business in the manner aforesaid shall be punishable with imprisonment. उसको जेल हो सकती है, याद करें ना पेनल्टी. imprisonment which may extend up to 2 years, 2 साल तक उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है और इसमें फाइन लगेगा जो कि 50,000 से कम नहीं होगा और 5 लाख तक जो पहुंच सकता है. ठीक है, जो कि होगा आपका 50,000 से लेके 5 लाख तक. थर्ड पॉइंट है आपका where LLP or any partner or designated partner or employee of such LLP has conducted the affairs of the LLP in fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceedings which may arise under any law for the time being in force, LLP and any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct. या तो LLP ने किया या उसके पार्टनर ने किया या फिर उसके किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर ने किया, उस केसेस के अंदर पेनल्टी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी जो तब होंगी जब होंगी, और ये अगर प्रूव हो जाता है कि फ्रॉडलेंट पर्पस था, इन दैट केस LLP को या उसके एम्प्लॉय को या पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को जिसने भी वो किया है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा उस पर्सन को जिसके साथ उसने फ्रॉड किया है. ठीक है, ये था आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड. एनीवन एनी डाउट इस चीज के अंदर? फ्रॉड के केस में लायबिलिटीज अनलिमिटेड क्यों हो जाती है? क्योंकि फ्रॉड गलत होता है.
अगर आप नोइंगली फ्रॉड किसी के साथ, अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हो किसी के साथ, आप नोइंगली अगर चीटिंग कर रहे हो, तो उस केसेस के अंदर गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाए हैं टू कर्ब ऑन द फ्रॉड्स। अगर क्योंकि अगर उसके अंदर आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रखेंगे तो कोई भी आके फ्रॉड कर देगा ना, इसीलिए वो फ्रॉड के केसेस के अंदर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ताकि आपको गलत करने से रोका जाए। इट इज जस्ट लाइक आपने क्वेश्चन उस तरीके से पूछा कि सर मर्डर करने में फांसी क्यों हो जाती है, क्योंकि आपको आगे आगे कोई और उस चीज को ना करे, उस चीज को रोकने के लिए ये सब चीजें होती है। ठीक है सर। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग के बारे में किसी को कुछ पता, कोई भी एक हल्का फुल्का आइडिया? नो सर। विसल ब्लोइंग होता है सर, अगर आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो एक जनरल एक कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन जो कि गलत हो रहा है, जैसे मान लीजिए कंपनी के अंदर कुछ इंटरनली अगर गलत हो रहा है तो उस गलत को पब्लिक के सामने रख देना, या पब्लिक के सामने, ट्राइब्यूनल के सामने, या फिर किसी के भी सामने उसको रख देना, लेके आ जाना, उसको कहते हैं विसल ब्लोइंग। और ये विसल ब्लोइंग हमेशा एक गुड पर्पस के लिए मानी जाती है। जस्ट लाइक चुगली कर दी आपने बाहर, आपकी कंपनी में तो चल रहा था, बट जो चुगली आपने वो की वो था गुड पर्पस के लिए, कंपनी में कुछ गलत हो रहा था, आपने उसको रोकने के लिए चुगली की है बाहर। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, द कोर्ट और ट्राइब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट एनी पार्टनर or employee of LLP if it is satisfied that such partner or employee of LLP has provided useful information during investigation of such LLP। मतलब उन्होंने फ्रॉड अगर किया था और फ्रॉड के बाद अगर वो प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी पूछा जा रहा है बता रहे हैं, जहां भी जो गलती हुई थी वो भी बता रहे हैं, सारी चीजें वो लोग अगर बता देते हैं, इन दैट केस उस पार्टनर को विसल ब्लोअर मान लिया जाता है कि ठीक है आपने जो गलत किया वो किया। वो एक आपने हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा कि तुम कानून का साथ दे दो तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। दिस इज नथिंग बट दैट प्रोविजन कि अगर आप कानून का साथ दे देंगे तो आपकी सजा कम हो जाएगी। ठीक है। When any information given by any partner or employee, whether or not during investigation, leads to LLP or any partner or employee of such LLP being convicted, convicted का मतलब होता है कि उसको गुनहगार साबित हो गया under this act or any other act। मतलब आपने कुछ भी गलती अगर की, ठीक है, अगर की थी तो भी आप उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दो, और अगर नहीं की है गलती आपने, आप वैसे ही अगर इनोसेंट हो तो आप वैसे उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो अगर ये यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर कोई बंदा देता है, चाहे उसने गलती की है तब भी वो विसल ब्लोअर माना जाता है, अगर उसने गलती नहीं की है तब भी विसल ब्लोअर माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी एलपी मे बी डिस्चार्ज, मतलब बेगुनाह साबित नहीं होगा, डिमोटेड कम नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, थ्रेटन नहीं किया जाएगा, हैरेस नहीं किया जाएगा, और in any other manner discriminated नहीं किया जाएगा against the terms and conditions of his LLP or employment merely because of his providing information or causing information to be provided pursuant to subsection 1। बेसिकली अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन देता है, कोई विसल ब्लोअर अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उस केसेस के अंदर ना उसको एलएलपी से डिस्चार्ज किया जाएगा, ना डिमोट किया जाएगा, ना उसको सस्पेंड करेंगे, ना थ्रेटन करेंगे, ना उसको डराएंगे धमकाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली ये है कि विसल ब्लोअर के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर उसके राइट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर में कोई भी विसल ब्लोइंग नहीं करेगा, और जो एलएलपी या जिसके अंदर भी जो गलत हो रहा है वो होता ही चला जाएगा। ठीक है। एनीवन एनी डाउट इस केस के अंदर? No, sir. नो सर। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सर क्या होते हैं कि जो भी आप फाइनेंशियल अकाउंट जो बनाते हो, जैसे आपके आते हैं P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर ऑफ इक्विटी शेयर, जो आपके जो आप उसमें अकाउंट्स में जो आप बनाते हो, तो हर एक एक्ट के अंदर, चाहे वो जैसे कंपनीज एक्ट है, जैसे इसमें एलएलपी है, पार्टनरशिप है, सब चीजों के अंदर ना आपको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। ठीक है। चाहे जैसे अब आप जब जाओगे तो बैंकिंग एक्ट आएगा आपके उसमें, फाइनेंस में बैंकिंग एक्ट आएगा, और आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। ठीक है। इन सभी के अंदर आपको जो कंपनी जो होती है उसको अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स देने होंगे, और ये जो डिस्क्लोजर जाते हैं आपके एक्ट के हिसाब से जाते हैं, और आपको बेसिकली गवर्नमेंट के सामने आप रखते हैं उसको, जो प्रॉपर अथॉरिटी है उनके सामने आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, सो दैट इससे ये पता लगाया जा सके कि आपकी कंपनी या एलएलपी या बैंक या इंश्योरेंस कंपनी किसी के अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा।
ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स, अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट एटसेट्रा, सेक्शन 34। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आएगा सर? मेंटेन सच प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि जो भी आपको लिखा होगा वो, relating to its affairs for each year of its existence on cash basis or accrual basis and according to double entry system of accounting and shall maintain the same at its registered office। ये याद रख लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर रहने चाहिए, ये क्वेश्चन के पार्ट बन जाते हैं। for such period as may be prescribed। ठीक है, एलएलपी आपकी मेंटेन करेगी सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब एवरी ईयर आपको ये बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑन कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ये आपके ऊपर है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग शैल मेंटेन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, ये आपको अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को उसको रखना पड़ेगा। For such period as may be prescribed। अगला है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। Every LLP shall within a period of 6 months from the end of each financial year prepare a statement of account and solvency for the said financial year as at the last day of the said financial year in such form as may be prescribed, and such statement shall be signed by designated partners of the LLP। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, अगर मेरा ईयर चल रहा है या अगर मेरा ईयर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर अगर मेरा खत्म हुआ, मान लीजिए अप्रैल 20 से मेरा मार्च 21 वाला फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, तो मेरे अकाउंट एंड सॉल्वेंसी मुझे कब तक बनाने हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी मुझे कब तक बनानी होगी? कोई बताएगा? अरे एक बार दोबारा बताना, आवाज ब्रेक हो गई। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर मार्च 21 में खत्म हो रहा है तो मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कब तक बनाने होंगे? सितंबर तक, सितंबर तक। सितंबर 30 से पहले पहले मेरे को बनाने पड़ेंगे, 30 सितंबर 21 से पहले पहले मुझे बनाने पड़ेंगे मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, दैट इज within a period of 6 months from the end of each financial year। ठीक है, in the such form and manner as may be prescribed। Every LLP shall within the prescribed time statement of account and solvency prepared pursuant to subsection 2 with the registrar every year in such form and manner accompanied by such fees as may be prescribed। मतलब जो आप अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जो आप बनाओगे उसको आपको रजिस्ट्रार के पास उसको आपको सबमिट कराना पड़ेगा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। प्रिस्क्राइब टाइम आपको एलएलपी एक्ट के अंदर बताया जाएगा, मतलब अगर आपको ये अभी नहीं बता रहे हैं तो आप उसको छोड़ देंगे, बस आपको ये पता चाहिए विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। जो भी प्रिस्क्राइब टाइम आपको रजिस्ट्रार बताएगा कि इतने टाइम के अंदर मेरे को भेज दो उसको, with such fees as may be prescribed। The accounts of LLP shall be audited in accordance with rules as may be prescribed। However, the central government may by notification the official gazette exempt any class or classes of LLP from the requirement of this subsection। तो ये जो है ना LLP की ऑडिट जो है वो आपको ऑडिट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे आप लोग IPCC में और फाइनल में, ठीक है। तो ये वहां पे आपको पता होगा कि LLP की जब ऑडिट करते हैं तो हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे और क्या क्या चीजें कंसिडर होंगी, क्या क्या ऑडिट होगा, कैसे कैसे ऑडिट होगा, क्या परव्यू रखे जाएंगे, क्या नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को कभी अभी भी? If any LLP fails to comply with the provisions of this section shall be punishable with fine, जो कि 25,000 से कम नहीं होगा, 5 लाख तक पहुंच सकता है। हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर फाइन लगेगा जो 10,000 से कम नहीं होगा और 1 लाख तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे एनुअल रिटर्न पे। ये आपकी एनुअल रिटर्न क्या होती है? Every LLP shall file an annual return duly authenticated with the registrar within 60 days। Annual return आपको 60 days के अंदर में करनी पड़ेगी of closure of its financial year in such form and manner accompanied by such fees as may be prescribed। ठीक है, duly authenticated with the registrar within 60 days of the closure of its financial year, मतलब
अगर आपका 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर, बेसिकली 31 मार्च से 60 दिन आप पकड़ लो, तो आपको 30th मई तक आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। LLP Contra Distinct Form Partnership Act 1932 has prescribed the annual filing of annual return in accordance with the Companies Act 2013। मतलब इसके ये जो बेसिकली जो मेजर जो काम होता है, मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो ये काम मेजरली हमारे CS लोग करते हैं, ठीक है, जो है एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करने का काम CS भी करते हैं, बट मेजरली ये CS वाले लोग करते हैं। Any LLP which fails to comply with provision, फाइन लगेगा 25,000 से जो कम नहीं होगा और 5 लाख तक पहुंच सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर फाइन लगेगा जो 10,000 से कम नहीं होगा और 1 लाख तक पहुंच सकता है। किसी को कोई भी डाउट बता दो। सर ITR और इसमें क्या फर्क है? दोबारा बोलो सर, आवाज कट गई। सर ITR और इसमें फर्क क्या है? सर ITR होती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, ये होती है आपकी एनुअल रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जितनी भी आपने इनकम कमाई हुई है ना, उस इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगता है, उसमें सारी बाकी सारी चीजें आती हैं, जो आपने आपका रेवेन्यू था, उसके बाद आपकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट के बाद आपकी जो मार्जिन था, मार्जिन के बाद आपका बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके क्रेडिटर के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, डेटर से आपको कितना लेना है, ठीक है, कैश आपके पास कितना पड़ा हुआ है, वो बेसिकली सारी की सारी आपकी इनकम की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितने कमाने के ऊपर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न के अंदर इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन जाती है आपकी, कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, और वो सारा का सारा ये जो MCA के पास जाता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये डिफरेंस होता है इसका। आप पूरी इनकम की सिर्फ इंफॉर्मेशन जा रही है, यहाँ पे कंपनी की कंप्लायंस की, आपके डायरेक्टर्स कौन है, आपके KMPs कौन है, ठीक है, और आप इस टाइम पे आपकी शेयर होल्डिंग कितनी थी, आपकी शेयर होल्डिंग इस टाइम पे कब चेंज हुई, क्या हुआ क्या नहीं, वो सारी चीजें आपकी एनुअल रिटर्न। ठीक है सर, आज आपका नेटवर्क वीक है क्या? हाँ यार, मेरा नेटवर्क मेरे को इन्फॉर्मेशन Yes, तो sir. दे रहा है बार बार कि मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं है आज। यस सर, सर, बीच बहुत में ब्रेक हो आवाज रही है वगैरह आवाज। भी रुक जाती है और कट जाती है। अभी बताना मेरे को, मैंने वाईफाई चेंज किया है। अगला पॉइंट पढ़े, कन्वर्जन इनटू LLP। आप जैसे आपकी जो फर्म है, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या बाकी, तो अगर आप LLP में कन्वर्ट करते हो तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू LLP आप सेकंड शेड्यूल के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। प्राइवेट कंपनी इनटू LLP आप थर्ड शेड्यूल के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आप फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। इतना याद रखो, बहुत है। आपके इसमें चैप्टर में ज्यादा कुछ बताएंगे भी नहीं, इतना रेलिवेंट है नहीं, छोटा चैप्टर है आपका। रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। जब आप रजिस्टर कराओगे और आपकी जब इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, रजिस्टर ऑन सेटिस्फाइंग दैट a firm, private company or an unlisted public company as the case may be has complied with the provisions of the various schedules, ठीक है, और provisions of this act and the rules made thereunder. Register the documents, issue the certificate of registration in such form as the register may determine, stating that LLP is on and from the date specified in the certificate registered under this act. ये सर मोटा मोटी ये कह रहा है कि जैसे अगर आपको किसी आपकी LLP को आपकी किसी फर्म को आपको LLP में कन्वर्ट करना है, प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आपको कन्वर्ट करना है, तो इन दैट केस रजिस्ट्रार जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा कि आपने वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वो सारे के सारे आपने कंप्लाई कर लिए, ठीक है, तब तक वो आपको इशू सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा टू बिकम एन LLP। ठीक है, जैसे ही वो सर्टिफाई हो जाएगा कि हाँ ये सारे रूल्स एंड सारे प्रोविजंस जो भी एक्ट के अंदर है, सारे रेगुलेशन सब कुछ आपने अप्लाई कर लिया, एंड इफ इट सेटिस्फाइड दैट इट इज ओके टू गिव यू द स्टेटस ऑफ द LLP, देन ही विल गिव यू द स्टेटस ऑफ द LLP इन द फॉर्म एंड द मैनर एज बीन प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, यस सर, ठीक है। अगला पॉइंट है सर आपका, द LLP विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म करेगी कंसर्न, या तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करो अगर आपने फर्म को LLP में कन्वर्ट किया है, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करो अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर आपने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट किया LLP के अंदर, एज द केस मे बी, विद व्हिच इट वाज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और द कंपनीज एक्ट।
as the case may be, about the conversion and particulars of the LLP in such form and manner as may be prescribed. मतलब जिस भी आप फॉर्म में पहले हुआ करते थे उस फॉर्म से अगर आप कन्वर्ट होकर अगर आप एलएलपी बने हो तो आपको उस फॉर्म के रजिस्ट्रार को बनाना पड़ेगा विद इन 15 डेज कि आपने खुद को कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, या तो जैसे कि अगर आप फर्म थे तो पार्टनरशिप एक्ट वाले रजिस्ट्रार को बताओ, अगर आप कंपनीज थे या अनलिस्टेड और प्राइवेट एज द केस में भी तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताओ कि आपने खुद को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, एनीबडी एनी डाउट अभी तक बता दो। नो सर। नो सर। सर ठीक है। सेकंड पॉइंट दोबारा बताना है। सर सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जैसे मान लो आप पहले फर्म थे और फर्म के बाद आप एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हो, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थे, उसके बाद आप एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हो, तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कंसर्न के। जैसे अगर आप फर्म थे तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को बताओ, अगर आप कंपनी थे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताओ कि आप एलएलपी में कन्वर्ट हो चुके हो। कन्वर्ट होने के 15 दिन के अंदर अंदर within the 15 date of registration inform the concerned party। मतलब आप एलएलपी रजिस्टर हो गए, आप एज एन एलएलपी रजिस्टर अगर आप हो चुके हो एज एलएलपी, व्हिच मींस कि आप कन्वर्जन हो चुका है आपका, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा प्रीवियस फॉर्म वाले। ओके सर। ठीक है, upon such conversion the partners of the firm, the shareholders of private company or unlisted company as the case may be, the LLP to such firm or company has converted and the partners of the LLP shall be bound by the provisions of various statutes as the case may be applicable to them। बेसिकली जो भी पार्टनर्स थे फर्म के या फिर जो डायरेक्टर्स या जो भी मेंबर्स थे, शेयर होल्डर्स थे प्राइवेट या लिस्टेड पब्लिक कंपनी के, वो सभी लोग आपके एलएलपी के प्रोविजन से क्या कहते हैं बाइंड हो जाएंगे, उनको फिर उन सभी को कंप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपॉन सच कन्वर्जन ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द इफेक्ट्स ऑफ द कन्वर्जन shall be as such as specified in the various schedules। बेसिकली ऊपर वाले पॉइंट को रिलेट करके पढ़ लो इसको, कि ऊपर वाले में कह रहा है कि आप बाइंड हो जाओगे और ये कह रहा है कि इन सभी से बाइंड हो जाओगे, जो भी आपके स्केड्यूल्स वगैरह जो भी है जैसे आप कन्वर्ट हो जाओगे उन्हीं से कन्वर्जन वाले दिन से ये आपके ऊपर है सारे के सारे बाइंड हो जाएंगे आपके जो भी स्केड्यूल्स हैं। ठीक है सर, किसी को कोई भी डाउट है बता दो। नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसके अंदर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट विद सेंडिंग एनीथिंग। अच्छा सर, नॉट विद सेंडिंग का मतलब होता है कि सभी को ओवररूल करते हुए, ठीक है, सब कुछ इग्नोर करते हुए, एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स on and from the date of registration specified in the certificate of registration issued under the various schedule as the case may be, there shall be a LLP by the name specified in the certificate of registration registered under this act। मतलब सभी कुछ को ओवररूल करते हुए जैसे ही आप एलएलपी बन जाओगे, ठीक है, तो जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका एलएलपी का नाम होगा उस दिन से आपकी एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। All tangible and intangible property vested in the firm or the company as the case may be, all assets, interests, rights, privileges, liabilities, obligations। ये मोटा मोटी पॉइंट सर ये कह रहा है कि जितने भी आपके एसेट थे, लाइबिलिटीज थी, आपकी इंटरेस्ट थे, प्रिविलेजेस थे, ऑब्लिगेशंस थी, जो कुछ भी थी, जब आपकी जो कंपनी थी या फर्म थी, ठीक है, अब वो एलएलपी अगर बन गई है तो सारी की सारी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी और वो बन जाएगी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की विदाउट फर्दर एश्योरेंस एक्ट और डीड। मतलब जो पहले उधर था वो सारा का सारा आके अब इधर बन जाएगा। सर विदाउट डॉक्यूमेंट पे कन्वर्जन कैसे होगा? सर क्योंकि आप एलएलपी में कन्वर्ट हो चुके हो ना। नहीं, अगर डॉक्यूमेंट वगैरह ही ना दिए तो हम कन्वर्ट ही कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ नहीं दिए सर? देखो ये पढ़ो ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपको मिलेगा ना एलएलपी का, ये पढ़ो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपको मिलेगा तब ये सारे पॉइंटर्स चालू होंगे आपके, मतलब तभी आप एलएलपी में कन्वर्ट हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो दैट मींस कि आप एलएलपी में अभी तक कन्वर्ट ही नहीं हुए। ठीक है, तो आप फर्म से तो फर्म की तरह काम करोगे, कंपनी से तो कंपनी की तरह काम करोगे। सर स्टार्टिंग से बता दो बिल इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। सर इसके अंदर ये कह रहा है कि सभी को ओवररूल करते हुए, ठीक है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी जो डेट आएगी ना, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर द वेरियस स्केड्यूल्स एज द केस मे बी,
तो देयर शैल बी LLP बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जैसे ही आपकी एग्जिस्टेंस, जैसे आपका रजिस्टर हुआ और रजिस्ट्रार ऑफ LLP आपको जैसे ही सर्टिफिकेट देगा दैट ओके फ्रॉम दिस डेट यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन LLP, उस डे से आप LLP बन जाओगे, ठीक है, और विद नेम बनोगे जो कि आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जितने भी सारे टेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि वेस्टेड थी इन द फर्म, वेस्टेड का मतलब जो फर्म के पास थी या कंपनी में थी, एज द केस में भी, तो सारे असेट्स, इंटरेस्ट, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, प्रिविलेजेस, जो भी आपकी फर्म या कंपनी में आपके जो आपको मिला करते थे, या जो फर्म या कंपनी के थे, या फर्म या कंपनी को जो देने थे किसी और को, वो सभी आपके LLP के बन जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे एसेट्स LLP के, सारी लायबिलिटीज LLP की, सारी ऑब्लिगेशंस LLP की, सारी फॉर्म ऑफ LLP के, सारे प्रिविलेजेस LLP के बन जाएंगे फ्रॉम द डेट जिस दिन LLP आपकी एग्जिस्टेंस में आएगी आफ्टर कन्वर्जन, और यू कैन से दैट जिस दिन आफ्टर कन्वर्जन LLP को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसी दिन से सारे के सारे LLP के बन जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है सर अभी भी? बस ये नहीं पता चलता कि सभी चीजों को ओवररूल करने के बाद भी कन्वर्जन हो जाता है। सर आप अप्लाई करोगे तभी तो कन्वर्जन होगा ना। ओवरऑल करने ये वो कह रहा है कि जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है, पहला प्रोसेस है कि आप अप्लाई करोगे, दूसरा प्रोसेस है रजिस्ट्रार के पास आप जाओगे कंपनी के या फर्म के कि मैं इसको LLP में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वहां पे जो भी आपको फुलफिल करनी होगी आपकी ऑब्लिगेशंस वो आप फुलफिल करोगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफ LLP को अपना एक एप्लीकेशन दोगे इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद आप कहोगे कि मेरे को इसको कन्वर्ट करना है मेरी LLP के अंदर। इफ दैट रजिस्ट्रार ऑफ LLP इज सेटिस्फाइड कि आपने बाकी सारी चीजों से कंप्लाई कर लिया है, इन दैट केस आफ्टर दैट वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा दैट ओके फ्रॉम दिस डेट यू विल बी कंसिडर्ड एज LLP, ठीक है। ये वो बोल रहा है कि जिस दिन आप LLP बन जाओगे उस दिन बाकी सभी चीजों को ओवररूल करते हुए, मतलब ये है कि बाकी किसी लॉ के अंदर कुछ भी लिखा हुआ ना उससे फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम पे आपका LLP का लॉ एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर, और उस दिन आपको ये मान लिया जाएगा कि आप LLP बन चुके हो, और जितने भी आपके एसेट्स या लायबिलिटीज जो आपकी फर्म या कंपनी की थी वो सारी आपकी LLP की बन जाएगी। और तीसरा पॉइंट आपका ये है कि फर्म या कंपनी जो है जैसे आपकी LLP से एग्जिस्टेंस में आ जाएगी तो उनको डीम टू बी डिसॉल्व मान लिया जाएगा, मतलब आप उस फर्म से उस कंपनी से आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है। फॉरेन LLP सर क्या होता है? The central government may make rules for provisions in relation to establishment of place of business by foreign LLP within India. ठीक है, ये है क्या? Provisions in relation to establishment of place of business by foreign LLP. आपके अगर कोई फॉरेन LLP है ना तो वो फॉरेन LLP का मतलब कि इंडिया में तो है ही नहीं, वो बाहर बनी हुई है। तो अगर कोई बाहर बनी हुई LLP या बाहर बनी हुई कंपनी अगर इंडिया में काम करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देके बताता हूँ। अगर वो कोई बाहर वाली कंपनी या बाहर वाली पार्टनरशिप फर्म या बाहर वाली कोई LLP अगर आपके इंडिया में काम करना चाहते हैं तो आप उसको इंडिया में ना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करना पड़ता है, और ये जो जितने भी एप्लीकेशन जो रूल्स वगैरह आपको जो बताएंगे, चाहे वो LLP में हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हो, फिर वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं आपके इंडिया में जो उसने प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश किया होगा उसके ऊपर, ठीक है। And carrying on their business therein by applying or incorporating with such modifications as appear appropriate the provisions of the Companies Act 1956 or such regulatory mechanism with such composition as may prescribed. इग्नोर करो इसको, सिर्फ एक सिंपल रीडिंग देके छोड़ देना। इसका मोटा मोटी मतलब ये है कि कोई फॉरेन LLP अगर इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करती है तो उसके ऊपर जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे वो कंपनीज एक्ट वाले, ठीक है, with such modifications as appear appropriate, मतलब उसके अंदर कार्व आउट करके मतलब बेसिक कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर जरूरी है तो उसके बाद वो मॉडिफिकेशन आप करो और उसके बाद वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। डाउट है कोई? सिंपल रीडिंग देके छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके सर। अगला पॉइंट है सर आपका वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। अगर आपको किसी LLP को वाइंड अप करना है या फिर उसको आपको डिसॉल्व करना है तो क्या होगा आपका? Winding up of LLP may be either voluntary
or by the tribunal and LLP so wound up may be dissolved. या तो वॉलंटरी कर लो या फिर आपको ट्राइब्यूनल कहेगी, ठीक है, ट्राइब्यूनल ने आपको कहा कि भाई इसको डिसॉल्व करो तो आपको उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा. Circumstances in which LLP may be wound up by the tribunal. किस किस केसेस में कर सकती है? If the LLP decide that LLP would be bound up by the tribunal, अगर LLP डिसाइड करती है खुद कि हमें ट्राइब्यूनल आके कहेगी तो हम लोग वाइंड अप हो जाएंगे, तो उस केस में वाइंड अप हो जाएगी. If for a period of more than 6 months the number of partners of LLP is reduced below 2, मतलब एक ही अगर आपका पार्टनर रह गया है 6 महीने से ज्यादा के लिए, तो उस केस के अंदर ट्राइब्यूनल आपको वाइंड अप कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर पार्टनरशिप रहे नहीं, आप एक प्रोप्राइटरी की तरह काम कर रहे हैं. If the LLP is unable to pay its debts, पैसे अगर कर्ज नहीं चुका पाओगे तो फिर आपको काम करने का फायदा नहीं है. If the LLP has acted against the interest of sovereignty and integrity of India, मतलब आपने इंडिया की अखंडता या फिर आपने उसकी रिस्पेक्ट के ऊपर अगर आपने उसके अगेंस्ट में कुछ काम किया तो आपकी LLP को ट्राइब्यूनल आपकी डिसॉल्व कर सकती है. ठीक है, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर. If the LLP has made a default in filing with registrar the statement of सर ट्रिब्यूनल मींस क्या हो? सर देखो इंडिया में ना एक तरीके की चीज होती है, जैसे आपने कभी कभी ये सुना होगा कि कमिश्नर के पास केस पेंडिंग है इनकम टैक्स का, या अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे कुछ हुआ करते थे. तो ये ट्राइब्यूनल जो होती है ना, ये ऐसे होती है जैसे आप अगर इसमें अगर कंपनीज एक्ट की बात करोगे तो NCLT है, नेशनल कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल. इनकम टैक्स की बात करोगे तो ITAT है, इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल. तो ये ट्राइब्यूनल जो होती है कोर्ट के जस्ट नीचे होती है, ठीक है, कोर्ट से ना बिलो होती है और आपके कमिश्नर वगैरह से ऊपर होती है. तो ट्राइब्यूनल्स आपकी ये होती है. ओके सर. इनके ऊपर प्रॉपर, इनके पास प्रॉपर राइट्स एंड क्या कहते हैं पावर्स होते हैं इनके पास में, बट कोर्ट जितनी नहीं होती और कमिश्नर वगैरह से ज्यादा होती है. ये एक बीच का पार्ट होता है, ठीक है. यस सर. तो अगर LLP ने डिफॉल्ट किया है, रजिस्ट्रार के पास अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न अगर वो फाइल नहीं करती है फॉर एनी कंसेक्यूटिव 5 फाइनेंशियल ईयर्स, ये बहुत अच्छे से याद करना, एनी कंसेक्यूटिव 5 फाइनेंशियल ईयर्स. आपको इनका एग्जाम वाला इसमें फंसाएगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा कि आपको उसमें ये पता करना है कि ये लगातार 5 साल हमने किया या नहीं किया है. अगर आपने लगातार 5 साल नहीं किया है ना तो फिर आप डिसॉल्व नहीं होंगे. लगातार 5 साल मतलब सर, जैसे मान लो अगर मैं आज खड़े होकर बात करूँ, आज 2021 चल रहा है ना, तो आपने 2020 के भी फाइल नहीं करे, 2021 के भी फाइल नहीं करे, 2022 के भी फाइल नहीं किए, 23 के भी फाइल नहीं किए और 24 के भी फाइल नहीं किए, तब आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिलेगा. अगर आप 2020 में करते हो, 21 में नहीं करते, ठीक है, मान लो आपने अभी कर दिए, अभी नहीं करे, अभी कर दिए, अभी नहीं करे, फिर कर दिए, तो आप वाइंड अप नहीं होंगे. ठीक है, डाउट है कोई? सर ठीक है. और अगला पॉइंट है, ट्राइब्यूनल को अगर लगता है कि इसको वाइंड अप कर देना चाहिए तो अपनी मर्जी से वाइंड अप कर सकता है. जस्ट एंड इक्विटेबल दैट LLP would be wound up, तो वो आपको अपनी मर्जी से भी आपको वाउंड अप कर देगा आपको. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है फॉर द प्रोविजंस इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ LLP. अगला पॉइंट है आपका मिसलेनियस, छोटे छोटे बाकी सारी जगह पे जो नहीं थे वो यहाँ पे आ जाएंगे. Business transactions of a partner with LLP, a partner may lend money to and transact other businesses with the LLP and has the same rights and obligations with respect to the loan or other transactions as a partner who is not a partner. Basically एक पार्टनर जो है, क्योंकि देखो अगर आपको याद हो तो LLP को एक सेपरेट लीगल एंटिटी दिया गया है, ठीक है, मतलब वो एक सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसको बोला गया कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. तो एक जो पार्टनर है ना वो अपनी LLP से अलग माना जाता है. ये दोनों सेम चीजें नहीं है. तो कोई भी एक पार्टनर अपनी LLP के साथ में ट्रांजैक्शन कर सकता है, बस इतना समझ के चलो, ठीक है. पैसे दे सकता है, पैसे ले सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है, ट्रांजैक्शन करवा सकता है, ठीक है. Application of the provisions of the Companies Act, the central government may by notification the official gazette
direct that any of the provisions of the Companies Act specified in the notification shall apply to an LLP or shall apply to any LLP with such exception, modification and adaptation as may be specified in the notification. Basically सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे आपके LLP के ऊपर या तो लग जाएंगे, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डाल दे। नोटिफिकेशन मैं बताता हूँ, आपने भी आजकल सुना है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत होवल्ला चल रहा है, इसमें पार्लियामेंट में बहुत होवल्ला चल रहा है। यस सर, चल रहा है ना। तो ये जैसे अभी देखो दो तरीके से आपके ना एक्ट लॉज पास होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपके लॉ पास हो जाते हैं, ठीक है। मैंने पहली क्लास में जब आपको बताया था, अगर याद हो तो मोटा मोटी समझाता हूँ कि फर्स्ट मतलब सबसे पहले आपका मान लो लॉ पास होता है। अब उस लॉ के अंदर कुछ ना कुछ, क्योंकि विद द टाइम आपको कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती रहती है और नई नई चीजें आपको करते रहनी पड़ती है। तो विद द टाइम वो लॉ जो पास हुआ उसके अंदर मान लो कोई चेंजेस करने थे, अब उस लॉ के अंदर आती है फिर आपकी अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आती है। तो पहले वो नोटिफिकेशन अमेंडमेंट बिल आपका पास किया जाएगा आपके पार्लियामेंट के अंदर, और उसको साइड बाय साइड आप नोटिफिकेशन डाल देते हो, और फिर वो जो अमेंडमेंट आपने पास किया आपके ऑफिशियल गैजेट के अंदर वो प्रिंट हो जाता है। कोई भी, चाहे आपका एक्ट हो चाहे कोई भी आपका जो लॉ हो, वो आपका ऑफिशियल गैजेट के अंदर प्रिंट होता ही होता है, ठीक है। तो ऐसे नोटिफिकेशन डाल के सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं कि कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए और आपके एलएलपी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी विद एनी सच एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। अगला पॉइंट है आपका, एक कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज्ड टू बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1 shall be laid in the draft before each house of the parliament, जो मैंने आपको बताया, for a period of 30 days which may be comprised one session or 2 or more successive sessions. If before the expiry of the session immediately following the session or the successive session efforts both houses agree in disapproving the issue of notification or both houses agree in making any modification in the notification, the notification shall not be issued or as the case may be। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर दोनों हाउस एग्री हो जाते हैं, ठीक है, कि हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्लाई हो जाएगी, और अगर दोनों हाउसेज एग्री नहीं होते हैं कि हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो अप्लाई आपकी वो नहीं होगी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। सर इसमें एक हाँ कर रहा है तो एक ना कर तो फिर क्या? नहीं होता सर। कोई भी अगर बिल आपको पास करना है तो आपको लोकसभा से पहले अप्रूव कराना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से अप्रूव कराना पड़ेगा, उसको प्रेसिडेंट की साइनिंग लेनी पड़ेगी। लोकसभा कर देती है, राज्यसभा ने मना कर दिया तब भी अप्रूव नहीं होगा, लोकसभा ने कर दिया, राज्यसभा ने कर दिया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया तब भी एग्जिस्टेंस में नहीं आता। ओके सर, ठीक है। ये आपकी सिंपल रीडिंग वाला है, मतलब इसमें आप इसको सेल्फ रीड कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स है कि आपको ये बता रखा है कि फाइल क्या करेंगे डॉक्यूमेंट्स। Any document required to be filed, recorded, or registered under this act may be filed, recorded, or registered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. A copy of an extract from any document electronically filed with or submitted to the registrar which is supplied or issued under register and certificate through affixing digital signature। याद रखना, through affixing digital signature आपको affix करने पड़ेंगे as per the Information Technology Act। तो वहां से आप कोई भी एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हो, जो भी आपने इंफॉर्मेशन सप्लाई की रजिस्ट्रार को, वहां से आप एक आपकी फीस दो और फीस देके आप वहां से अपना जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद है आपका ये पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। सेल्फ रीड है सर, खुद ही पढ़ना, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। आप लोगों ने बुक ओपन की हुई है अपने अपने पास? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो मैं अंडरलाइन करवाता हूँ आप लोग अंडरलाइन करते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर। अंडरलाइन जो भी मैं कर रहा हूँ वो कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक है सर। ये डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंसेस आप खुद ही कर लेना, इसमें क्या ही समझूं, उसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, और अगर ना समझ में आया तो आप मेरे को बता देना। LLP and limited liability, LLP and limited liability company, इसके अंदर चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दो। अभी इसको टेक अप करते हैं, नहीं तो फिर अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक, जो कि अभी आप लोगों के लिए टेक्निकल नहीं है, बट जैसे आप IPCC में जाएंगे या फिर आप फाइनल में जाएंगे तो वहां पे जाकर बहुत टेक्निकल और वो आपका क्या नाम है इम्पोर्टेंट बन जाता है।
सर बस इसका डिफरेंस करा दो इसमें एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का। सिंपल रीडिंग है, क्या बताऊं इसके अंदर। इसको एलएलपी एक्ट बना चलाता है, इसको कंपनीज एक्ट चलाता है। मेंबर्स या पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर आपके सारी चीजें करते हैं और पार्टनर्स के बीच में होता है। इसमें आपके इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट इन दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होती है। एलएलपी के बाद आपको एलएलपी नाम लगाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको लिमिटेड लगाना पड़ेगा एज द केस में भी। मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी इसके अंदर भी लिमिटेड होती है, इसके अंदर भी लिमिटेड होती है। मैनेजमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इसके अंदर कर रहे होते हैं, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इसमें मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट में और पब्लिक में चाहिए 3 डायरेक्टर मिनिमम। बताओ इसमें क्या समझ। और सर पेपर में हम एलएलपी लिख सकते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा लिमिटेड? एलएलपी। ओके सर। आपको सिर्फ ये लिखना है एलएलपी, दैट इज इट, खत्म। अगर आप ऐसे भी करते हो, जब आंसर लिखोगे तो उसमें लिख देना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक बार और ब्रैकेट में लिख देना एलएलपी। उसके बाद आप एलएलपी लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर को पता है आप किस चीज की बात कर रहे हो। ओके सर। ठीक है सर किसी क्लास में क्वेश्चंस बता देना कि कैसे लिखने हैं। सर, मैं इसी चीज पे आने वाला था अभी। पहले मैं सोच रहा था कि इसको खत्म करूं। आई एम थिंकिंग आप लोग 15 अगस्त को पतंगे कौन कौन उड़ाता, पहले मुझे बता दो। सर नहीं उड़ाते। सर मैं। किसकी आवाज आई थी? सर कनिष्का। अच्छा, आप लोग पतंग, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मैं आपका एक टेस्ट ले लूं संडे, 2 यूनिट्स का सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। सर यस सर ले लो। संडे को ले लें या सैटरडे को ले लें? सर संडे को। सारे रेडी हैं संडे के लिए? सुबह 9 से 11, 2 घंटे। यस सर ले लो, बट एक बार बता देना कि किस तरह से हैंडल करना है। पिछली बार तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। यस सर बता दो एक बार। ठीक है, मैं आपको, आज थर्सडे है ना, यार इसमें मैंने मेजरली जो 3 क्वेश्चंस तो जो मैंने दिए थे वो उसमें केस स्टडी तो था ही नहीं, उसमें तो सिंपल सिंपल चीजें थी। उसमें तो ये भी नहीं था कि इसमें केस स्टडी वाले, मैंने 3 क्वेश्चन तो केस स्टडी वाले नहीं दिए थे। जैसे जो स्कूल में आंसर लिखा करते थे वही उसी तरीके से आंसर लिखना था 3 क्वेश्चंस का, तो कि व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट और समथिंग और समथिंग। हाँ, केस स्टडी के केसेस के अंदर जो मैंने आपको बताया है ना, केस स्टडी के क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे करना पड़ेगा। फैक्ट ऑफ द केस क्या है मैं बताता हूँ, एक सेकंड। अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखे ना तो मुझे बताना। दिख रही है। ठीक है सर, तो देखो सर, जो सिंपल सिंपल जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो आप सीधे सीधा आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं देखो क्या बताऊं, जो आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इसमें तो जो आपका जो आंसर है सर वो सिंपल सिंपल ही है, ठीक है। जो आप स्कूल टाइम पे भी लिखा करते थे, जो स्कूल टाइम पे भी आप आंसर जो अपना दिया करते थे। इसके बाद आता है जैसे आपके मान लो केस स्टडी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, केस स्टडी बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं,
इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि मार्क्स कितने का है पहले क्वेश्चन ना, ठीक है। पहले वो जो आपके होने चाहिए मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, कि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है या फिर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है या फिर वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा खुद को कि हम इसमें कितना लंबा आंसर लिखें और कितना लंबा आंसर ना लिखें। इसके सबसे पहली जो चीज है, जो भी आपको इस एक क्वेश्चन को लिखते टाइम आपको जो करनी है, केस स्टडी वालों को जो आपको करनी है, सबसे पहले आप लिखो फैक्ट ऑफ द केस। ऐसे में एलएलपी वाले चैप्टर का एक उठाता हूँ। तो आप भी अगर मैंने अभी मैं विंडोज के बीच में स्प्लिट करूंगा ना, तो आप देखना आपको विंडोज के बीच में स्प्लिट दिख जाएगा। पहला सर देखो, पहला जैसे क्वेश्चन है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर जो आ रहा है मीनिंग ऑफ एलएलपी, कि एलएलपी क्या होती है, उसके बाद में आपको ये बताना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी क्या है, कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, कितने मेंबर्स होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कब बनती है, कोई फर्दर अकाउंट ओपन होगा, म्यूचुअल राइट्स क्या होंगे, बाकी चीजें क्या होंगी। बेसिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी बताना है तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो। जो डिफरेंस थे आपके यहाँ पे ना, आपके एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में, या फिर आप एलएलपी और जो कंपनी में आपके डिफरेंस थे, आप इन पॉइंटर्स को भी उठा के, ये वाले जो पॉइंटर्स हैं आपके, इन पॉइंटर्स को उठा के भी अगर आप यहाँ लिख दोगे एलएलपी के लिए, तब भी आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाता है। ये है पहली चीज। दूसरी चीज आती है एनिमेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। इमीडिएट क्वेश्चन है ये भी, एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी। इसमें तो केस स्टडी बेस्ड आपके क्वेश्चन है ही नहीं एलएलपी वाले के अंदर, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। तो जैसे अब आपके फॉर एग्जांपल मानो तो केस स्टडी आ गई आपको कि जैसे उसमें मानो उसने आपको क्वेश्चन दिया कि 2 आपके तो पार्टनर्स हैं और बाकी 2 आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं। अब मान लो क्वेश्चन में वो कहता है कि डिसीजन जो इन दोनों पार्टनर्स ने ले लिया, ठीक है, they took the decision, is it right, explain। ये बन गई आपकी केस स्टडी सर, ठीक है। अब आपको अगर इसका आंसर देना है तो जो बेस्ट इसका जो तरीका है वो आपके आंसर देने का इज, पहले आप ये बताओ फैक्ट ऑफ द केस क्या है, डिपेंड करते हुए कि 3 नंबर का 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो सीधा आप लिखोगे नहीं, इट इज नॉट राइट टू टेक द डिसीजन, बिकॉज जो डिसीजन लेने की जो पावर्स होती है एलएलपी के अंदर, जो एक्ट ने जो दी हुई है एलएलपी एक्ट के हिसाब से, वो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास होती है, ठीक है। तो 2 जो नॉर्मल पार्टनर्स है दे कैन नॉट टेक द डिसीजन। ये आपका सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपका मान लो 3 का 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले सबसे पहले आप लिखोगे फैक्ट ऑफ द केस, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके अंदर आप ये लिखोगे जो कि ऊपर आपको दिया हुआ है, कि आपने जो इस केस के अंदर आपके जो डिसीजन है वो आपके पार्टनर्स ने ले लिया, ठीक है, नॉट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ने ले लिया, ठीक है। आप फैक्ट ऑफ द केस यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि एलएलपी एक्ट क्या बोलता है, ठीक है, ये रहा एलएलपी एक्ट का, जिसमें कि बोलते हैं हम लोग लॉ क्या बोलता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एक्ट, ठीक है, द डिसीजन कैन ओनली बी टेकन बाय, जो जैसे आप इसमें आप लिखोगे कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कैन ओनली टेक द डिसीजंस ऑफ द एलएलपी बिकॉज दे आर कंसीडर्ड टू बी, कि जो भी ट्रूली एंड होनली जो है वो एलएलपी के कारोबार के लिए, सब कुछ के लिए वही आपके जिम्मेदार होते हैं और उन्हीं के पास पावर होते हैं टू टेक द डिसीजंस। ये हो गया। अब आपने यहाँ बता दिया कि आपका केस लॉ क्या बोलता है। इसके बाद आपका आएगा कंक्लूजन, कि आप आंसर कंक्लूड कैसे करोगे। इसके अंदर आप लिखोगे नो, द डिसीजन टेकन बाय पार्टनर्स वर नॉट करेक्ट, ठीक है। मेरे लिखे कि बेसिस द अबव लॉ एंड विद द फैक्ट ऑफ द केस द डिसीजन टेकन बाय पार्टनर्स वर नॉट करेक्ट,
बिकॉज एलएलपी के अंदर डिसीजन लेने की जो पावर है वो सिर्फ आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास होती है। That's it, आप ये लिखो। आपका एग्जामिनर एक नंबर भी अगर काट ले, आप मेरे को आके बोल देना कि हमारे एग्जामिनर ने एक भी नंबर काट लिया है। अरे दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? लॉ सर, लॉ सर, लॉ कि आपका जो लॉ क्या बोल रहा है, बेशक वो एलएलपी का लॉ है, चाहे वो कंपनीज एक्ट का लॉ है, चाहे वो आपका पार्टनरशिप एक्ट का लॉ है, चाहे सेल गुड्स एक्ट का लॉ है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ है। तो जो लॉ आपका बोल रहा है आप वही लिखोगे दूसरे पॉइंट के अंदर। और इसी के लिए अगर आपको सेक्शंस याद है देन इट इज वेल एंड गुड। अगर आपको सेक्शंस याद नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ ये क्या नाम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है सर। सर इस बार आप फिर इसी एलएलपी वाले, आवाज कट गई सर आपकी। सर एलएलपी वाले चैप्टर का ही टेस्ट ले लो इस संडे को। ले लेते हैं। एक काम करो, संडे को रात को तो कोई कुछ नहीं करता ना, दिन में तो पतंगे उड़ाओगे, शाम को या सुबह ही पतंग उड़ाओगे, रात को तो कोई कुछ नहीं करता। यस सर। तो एक काम करो, 8 से 9 टेस्ट रखते हैं रात को एलएलबी वाले चैप्टर का। सर पढ़ के आ अगर जाना। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा हो जाता है ना कई बार लेट। नहीं सर, टाइम ज्यादा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे एग्जाम में हम ये नहीं कहेंगे ना कि सर टाइम ज्यादा लग गया तो कोई बात नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो टाइम ज्यादा लगना नहीं चाहिए। आपको 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप मेरे को आपकी जो आंसर शीट्स है वो आप भेजेंगे, और इस संडे को आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आपकी कॉपीज भी चेक होकर मिल जाएंगी। सर हाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 5 से ऊपर तो क्या ही आएगा। और इंस्टीट्यूट है सर, उसका कोई भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। वो 2 का भी दे सकता है, वो 5 का भी दे सकता है, वो 3 का भी दे सकता है। इंस्टीट्यूट का बिल्कुल भरोसा मत करना सर। और लॉ का इतिहास जा रहा है आजकल की, लॉ में बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं। सॉरी टू से दिस, बट लॉ इज सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्ट आजकल वो हो चुका है आपका कि जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि लाइटली ले लेते हैं बच्चे लोगों को कि यार बाद में देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में कर लेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। बट एक्चुअल में वो होता ही नहीं है, वो बात कभी आती ही नहीं, और वो ऐसे ही चला जाता है फिर पूरा टाइम। आप लोग अकाउंट्स में भी कर लोगे, आप लोग इकोनॉमिक्स में फंसोगे, आप लोग मैथ्स में भी कर लोगे, क्योंकि आपने फिर भी 7th 8th 9th 10th में किया हुआ है मैथ्स। आप इकोनॉमिक्स में फंसोगे, पर आप थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स में कर लोगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो क्या देंगे वो क्या नहीं देंगे। तो वहाँ पे अगर आप तुक्का भी मारते हो, एबीसीडी अगर आप कर देते हो वहाँ पे, तो आप एबीसीडी में बच जाओगे, बट आप लॉ के अंदर नहीं बच पाओगे, क्योंकि लॉ के अंदर वो आपसे कहेंगे कि आंसर लिख के दिखाओ, और आप लिख तभी पाओगे जब आपको क्वेश्चंस प्रॉपरली आते हो। अगर आपको क्वेश्चंस प्रॉपरली नहीं आते हैं तो आप नहीं लिख पाओगे सर, ये मेरी गारंटी है। आईपीसीसी में भी थ्योरी है? सर सिर्फ यहीं पे ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सारा कुछ थ्योरी है, और इसके बाद सारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो अकाउंट्स हुआ सब्जेक्टिव है सर, चाहे वो अकाउंट्स हुआ, चाहे वो इकोनॉमिक्स हुआ, ही नहीं कहना जाके सर, इसके बाद सारा कुछ सब्जेक्टिव है। सर मतलब प्रैक्टिकल वाइज नहीं आईपीसीसी में? अकाउंट्स सर प्रैक्टिकल, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सारे प्रैक्टिकल है। मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी प्रैक्टिकल क्या बताऊंगा, बेसिकली केस का, उसके अंदर भी वो प्रैक्टिकल तो नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से लॉ है, और इनकम टैक्स का लॉ तो इससे ज्यादा टिपिकल होता है सर। अभी तो आपके लॉ जो है कुछ भी नहीं है, आप ये जो लॉ भी जो पढ़ रहे हो ये सारे कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक 1% ऑफ द लॉ दैट यू स्टडी इन आईपीसीसी एंड इन फाइनेंस। एंड जो आपकी जो लैंग्वेज है इन सब लॉज की, बहुत ज्यादा आसान है। हम सीरियसली से बहुत ज्यादा आसान है, इसके अंदर आपको कुछ समझाने लायक ही नहीं है। इसके बाद अगर आप जाओगे ना, आप घूमते रह जाओगे वर्ड्स के अंदर, आपको वर्ड समझ में ही नहीं आएंगे कभी भी। यहाँ पे आपको एक्टिवली बोला हुआ है इन्होंने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं कहता हूँ इन्होंने एक्टिवली उतना नहीं बोला था। बाकी सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, एलएलपी, और आगे जो कंपनी सेक्टर आएगा उसके अंदर भी पैसिव है। आगे इन तीनों एक्ट के अंदर सब सिर्फ एक्टिव है सर। मैं अगर ना भी समझाऊं तब भी आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं, बट अगर आप जब आगे आओगे ना, आगे ये सिचुएशन नहीं है, आगे सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट। एकदम ही आपके वक्त बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, आपके जज्बात बदल जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा लगभग कि ये क्या बोल गया है क्या नहीं बोला।
मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने कंपनीज एक्ट आपका डाउनलोड कर रखा है, मैं भी आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ कि कंपनीज एक्ट में है क्या। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये है आपका कंपनीज एक्ट। ये भी आपको सिर्फ 40 पेज दिख रहे हैं, सिर्फ आपको एक, मैं कहता हूँ ये टीजर भी नहीं है 40 पेज जो कंपनीज एक्ट का है, टीजर से भी छोटा है। कंपनीज एक्ट इज वास्ट, मतलब आप पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर, पर कंपनीज एक्ट आपका खत्म नहीं होगा, इतना वास्ट है और इतना ज्यादा टिपिकल है सर, ये समझ में नहीं आता और याद तो कभी खैर होते ही नहीं है। जो मैंने आप लोगों को कहा है कि आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, बाकी चीज आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आप कीवर्ड्स याद रखो, आप कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। आंसर में लैंग्वेज आपकी अपनी जाएगी, आप रट्टा नहीं मार सकते हो लोग, कभी भी नहीं मार सकते, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना। आप संडे को रखते हैं 8 से 9 टेस्ट, आपके एलएलपी का ही रख लेते हैं आपकी बात, ठीक है सर। ठीक है। 8 से 9 टेस्ट रखूंगा, ओके जी। मॉर्निंग है ना सर? यस सर। नहीं, रात में रखेंगे 8 से 9। मॉर्निंग में कुछ लोग पतंग वगैरह भी उड़ाते हैं ना, और फिर घर में भी थोड़ी आपके चहल पहल होगी तो आपका मन लगेगा नहीं। फिर 8 से 9 मॉर्निंग रखना चाहो मॉर्निंग रख लो, मैं तो उठ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो सर रिलेटिव इवनिंग वगैरह आएंगे, इसीलिए मैंने इवनिंग में रखा है। इवनिंग में आप सब कुछ आप शांत हो जाओगे और कुछ होगा नहीं करने के लिए, तो उस टाइम पे आप आराम से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। 8 to 9 ये लोग पीएम एलएलपी एक्ट का, ठीक है। तो मैं आज कंपनीज एक्ट नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि आप एलएलपी अपना पढ़ लो प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद में उठाएंगे फिर कंपनीज एक्ट नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे, ठीक है।